हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें इकाई 1 पढ़ेंगे। इकाई 1 में है भारत संसाधन एवं उपयोग, है ना, जिसमें पहला चैप्टर है भूमि संसाधन। और पिछले वीडियो में बात किया था भूमि संसाधन के बारे में कि भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिस पर हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करते हैं। तो आज हम लोग मृदा के प्रकार यानी मिट्टी के प्रकार और उसके कहाँ विस्तार क्षेत्र है, कहाँ वह मृदा पाई जाती है, उसमें कौन कौन से फसलें उपजाए जाते हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो हम बात करेंगे भारत की जो यहाँ पे भू आकृति, वनस्पतियां और जलवायु है ना, यहाँ अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। सभी जगह भूमि एक प्रकार की नहीं है, कहीं ऊंची है तो कहीं है ना समतल है, कहीं असमतल है, ऊबड़ खाबड़ है ना, नदी तालाब। यहाँ जलवायु भी एक जैसी सभी जगह नहीं पाई जाती है। सभी जगह एक प्रकार की वनस्पतियां भी नहीं पाई जाती, कहीं वनस्पतियां सघन मात्रा में है तो कहीं जो है बहुत ही कम मात्रा में है। तो इस आधार पर जो है, जिसकी वजह से भारत में मृदा के 6 प्रकार जो है पाए जाते हैं, और 6 प्रकार को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है जलोढ़ मृदा, है ना, मिट्टी की पहली जो प्रकार है उसमें पहला नाम आता है जलोढ़ मृदा का। कहता है कि यह मृदा भारत में फैले हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। जलोढ़ मृदा जो है भारत में जितनी भी मृदा पाई जाती है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह मृदा है, ठीक है ना। तो भारत में इसकी जो कुल जो क्षेत्रफल है यह जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। भारत में जलोढ़ मृदा का जो कुल विस्तार है वो 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर यह मृदा जो है भारत भर में फैली हुई है। अब हम बात करेंगे इसके विस्तार क्षेत्र का, यानी कि जलोढ़ मृदा का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो पहला पंजाब से लेकर असम तक जो मैदान है, विस्तृत भारत का जो विस्तृत फैला हुआ मैदान है, उस मैदान का जो निर्माण हुआ है वो भी जलोढ़ मृदा से हुआ है। सारी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की जो घाटियां हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की घाटियों का निर्माण भी जलोढ़ मृदा से हुआ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी की जो घाटियां हैं उसका भी निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। उसके बाद तमिलनाडु में कावेरी नदी की जो घाटियां हैं उसका भी निर्माण जो है जलोढ़ मृदा से हुआ है। और साथ ही साथ महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और साथ ही साथ गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा का निर्माण हुआ है, उस डेल्टा का निर्माण भी जलोढ़ मृदा से ही हुआ है। यानी कि जलोढ़ मृदा का इस प्रकार से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करेंगे आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो है पुरानी जलोढ़ मृदा, है ना, पुरानी जलोढ़ मृदा, और दूसरा जो है नवीन जलोढ़ मृदा। लेकिन पुरानी जलोढ़ मृदा में कंकड़ और है ना बजड़ी की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बांगड़ भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि प्राचीन या पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, क्योंकि इस मृदा में सबसे अधिक बजड़ी और बड़े बड़े जो कण है पत्थर के वो पाए जाते हैं, है ना, रेत, उनको बांगर कहते हैं। उसके बाद नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा का मतलब क्या होता है कि वैसी जलोढ़ मृदा जिसमें महीन कण पाए जाते हैं, है ना। प्राचीन जलोढ़ मृदा के अपेक्षा जो कण के जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है, महीन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जलोढ़ मृदा में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, है ना, जो मिट्टी की जो गुणवत्ता को बनाए रखता है, उसकी उर्वर शक्ति को बनाए रखता है। तो इस मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है ना। यानी कि पोटास, फास्फोरस और चूना ऐसे पदार्थ जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन वहीं इस मृदा में नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी भी होती है ना। ध्यान रखिएगा, पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है, लेकिन वहीं नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है। इस मृदा में हम विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं। तो कौन कौन से फसल है इस मृदा में? हम लोग गन्ना का उत्पादन करते हैं, चावल का उत्पादन करते हैं, मक्का का उत्पादन करते हैं और साथ ही साथ दलहन का भी उत्पादन करते हैं। तो इसलिए यह जलोढ़ मृदा जो है हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम बात करते हैं मिट्टी के दूसरे प्रकार क्या है। दूसरी है काली मृदा। काली मृदा क्या है कि इस मृदा में एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक
के जो है कण उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। काली मृदा में एल्यूमिनियम एवं लौह के यानी लोहा के कण जो है उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण यह मिट्टी जो है काली होती है, ठीक है ना। भारत में इसका कुल विस्तार जो है कुल क्षेत्रफल में 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर काली मिट्टी का जो है काली मृदा का जो है विस्तार है। इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो यह मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तमिलनाडु राज्यों के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि काली मृदा का विस्तार क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य, है ना। और अगर कहेगा कि भारत में काली मृदा का कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल विस्तार कितना है, तो वो जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो है भारत में कुल विस्तार है। अब इस मृदा में यानी कि काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो इस मिट्टी की गुणवत्ता को, इसकी उर्वर शक्ति को बनाए रखती है। लेकिन वहीं फास्फोरस की कमी हो जाती है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस यहाँ पे कम जाता है। यह फसल जो है सबसे अधिक जो है कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अगर कपास के उत्पादन में सिंचाई की भी व्यवस्था ना हो, तब भी जो है यह सिंचाई कपास का जो उत्पादन है उपज आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर इस मिट्टी में, इस मृदा में अगर सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए, तो सिंचाई की व्यवस्था करके हम गन्ना, चावल, है ना, गेहूं, फलों की खेती, ये सारी चीजें हम उपजा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मिट्टी की तीसरी प्रकार है लाल एवं पीली मृदा, है ना। लाल मृदा और पीली मृदा क्या कहता है कि इस मृदा में, है ना, लौह के जो कण उपस्थित रहते हैं, लौह के कण उपस्थित रहने के कारण इस मृदा को हम लाल मृदा कहते हैं। लेकिन लाल मृदा में जब पानी जो है अधिक समय तक जमा रह जाता है ना, जल योजन के कारण जो है ये जो लाल मृदा है ये पीली मृदा में बदल जाती है। इसका लाल रंग जो है लाल से पीली हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब लाल क्यों होता है, तो इस मृदा में लौह के जो है अंश उपस्थित रहते हैं, लौह के कण पाए जाते हैं, इसलिए मृदा लाल होती है। लेकिन जल योजन के कारण, जल के जमाव के कारण, अधिक समय तक जल रहने के कारण यह मृदा जो है पीली हो जाती है। भारत में इसका जो कुल विस्तार है वो 7.2 करोड़ हेक्टेयर में है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि भारत में इसका कुल विस्तार जो है 7.2 हेक्टेयर है। यह भारत का जो विस्तृत क्षेत्र है यह तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं मेघालय के क्षेत्रों में पाया जाता है ना। यहाँ फसलों के उत्पादन की बात करें तो यह मृदा जलोढ़ मृदा और काली मृदा की तुलना में, है ना, उसकी अपेक्षा में कम उपजाऊ मिट्टी है। लेकिन इस मृदा में भी अगर हम सिंचाई की व्यवस्था कर दें, इसमें और उर्वरक मिला दें, तब इस मृदा को भी हम और उपजाऊ बना सकते हैं, जिसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू तथा फसलों का उत्पादन हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लैटेराइट मृदा की। लैटेराइट मृदा कहता है कि इस मृदा का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है ना। लैटेराइट मृदा का विकास जो है उच्च तापमान वाले क्षेत्र, जहाँ वैसा क्षेत्र जहाँ का तापमान अधिक होता है और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ वर्षा अधिक होती है, उन क्षेत्रों में जो है लैटेराइट मृदा का विकास हुआ है। साथ ही साथ भारत में इसका कुल विस्तार जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर में है। भारत में लैटेराइट मृदा का जो विस्तार है वो कुल विस्तार जो 1.3 करोड़ हेक्टेयर में है। विस्तृत क्षेत्र की बात करें, है ना, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है लैटेराइट मृदा, तो वो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के क्षेत्रों में जो है लैटेराइट मृदा पाया जाता है ना। साथ ही साथ इसमें जो फसल का उत्पादन होता है वह चाय, कहवा और काजू का उत्पादन इस मृदा में किया जाता है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का विकास जो है लंबी शुष्क ऋतु, है ना, शुष्क मतलब गर्मी का मौसम, है ना, गर्म मौसम, उसके बाद अल्प वर्षा, वैसा क्षेत्र जहाँ बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होता है, ह्यूमस रहित, जिस मिट्टी में ह्यूमस नहीं हो, है ना, रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में
मरुस्थलीय मृदा का विकास होता है ना। वर्षा क्षेत्र जहाँ की ऋतु जो है जलवायु शुष्क हो, जहाँ वर्षा कम होता है और वहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है जो कि ह्यूमस रहित होता है, वैसे क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा का विकास होता है और हुआ है ना। भारत में इसके विस्तार क्षेत्र जो है ना, ये गुजरात, ये राजस्थान, गुजरात में कच्छ, सौराष्ट्र है ना, हरियाणा, फिर पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र में जो है मरुस्थलीय मृदा का विकास हुआ है। इस मृदा में जो है उर्वर शक्ति की कमी होती है, लेकिन हम सिंचाई की उपयोग कर सिंचाई व्यवस्था को ठीक कर जो है इस मृदा में कपास, चावल और गेहूं आदि फसलों के उत्पादन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं छठी जो प्रकार है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा का मतलब वैसे मृदा जो पर्वतीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में है ना, या पहाड़ी क्षेत्रों के किनारे नदी घाटियों में पाई जाती है, वो भी क्या कहलाती है? पर्वतीय मृदा कहलाती है। यहाँ कहता है कि पर्वतीय मृदा में यहाँ ढलानों पर, पर्वतों पर, पहाड़ियों पर, ढलानों पर जो है पर्वत या पहाड़ी के ढलानों पर जो है फलों के बागान लगाए जाते हैं। साथ ही साथ नदी घाटी में है ना, जो पहाड़ी क्षेत्रों के किनारे नदी घाटी होती है, वहाँ चावल और है ना, चावल का उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ आलू का भी उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं भूक्षरण की और भू संरक्षण। भूक्षरण का मतलब क्या होता है? कहता है कि प्राकृतिक प्रकरणों के कारण है ना, यानी कि प्राकृतिक रूप से है ना, जैसे बाढ़ के द्वारा है ना, या आंधी तूफान के द्वारा है ना, विभिन्न क्रियाकलापों से जब मिट्टी की परतों का अलग होकर है ना हट जाता है, जब मिट्टी की परत अलग होकर हट जाती है या उसकी शक्ति कम हो जाती है, तब वह क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है ना। इसको मृदा अपरदन भी हम कह सकते हैं। भूक्षरण और मृदा अपरदन में कोई अंतर नहीं है, यानी कि प्राकृतिक प्रकरणों के कारण मिट्टी की जो ऊपरी जो मिट्टी की परत है उसको अलग हट जाना या उसकी उर्वर शक्ति छिन्न हो जाना, उसमें कमी आ जाना ही भूक्षरण कहलाता है। और इससे क्या होता है? मृदा की उर्वर शक्ति कम हो जाती है। ये मृदा जो भूक्षरण के जो कारण है, प्रमुख कारण ये है अति पशुचारण। अति पशुचारण के कारण भी जो है भूक्षरण हो रहा है, और वन के कटाव के कारण भी जो है ये भूक्षरण हो रहा है, बाढ़ या आंधी तूफान के कारण भी जो है भूक्षरण हो रहा है ना, जिसके कारण भारत में कुल जो है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान अब तक हो चुका है, केवल मृदा अपरदन या भूक्षरण के कारण। तो भूक्षरण या मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें भूमि संरक्षण को करना आवश्यक है ना। भूमि संरक्षण बहुत जरूरी है। भूमि संरक्षण क्या है कि भूमि के कटाव तथा निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता को रोकने के लिए है ना, यानी कि भूमि के कटाव के कारण, उसके भूमि के निम्नीकरण के कारण जो भूमि की यानी मिट्टी की जो उर्वर शक्ति है वो क्या होते जा रही है? क्षीण होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो उसको रोकने की जो क्रिया है वो क्या कहलाता है? भू संरक्षण कहलाता है। भारत सरकार ने भी भू संरक्षण के लिए केंद्रीय संरक्षण आयोग का गठन किया है। वह जो है भूमि संरक्षण के लिए योजना बनाती है और देश के विभिन्न भागों में उन योजनाओं पर काम किया जाता है। लेकिन भूमि संरक्षण के लिए हमें कुछ उपायों को प्रभाव में लाना होगा, वैसे कुछ उपाय करने होंगे जिससे भूमि संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। पहला जो है समुच्च रेखीय खेती करना है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती करना, इससे भी जो है क्या होता है? भू संरक्षण बढ़ता है। उसके बाद पर्वतीय डालों पर वृक्ष लगाना। तीसरा कारण है जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करना। हम जैविक खाद का जब अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो जो मिट्टी की जो शक्ति है वो कभी नहीं गायब होगी, कम नहीं होगी, तो इससे भू संरक्षण को मदद मिलेगी। और साथ ही साथ फसल चक्र विधि को भी अपनाना। हम एक फसल नहीं, बार बार एक खेत में एक ही फसल को नहीं लगाएंगे, फसलों को बार बार बदल कर जो है हम उत्पादन करेंगे, तो फसल चक्र विधि को अपनाना। उसके बाद जो है खेतों में जल निकास की व्यवस्था करना। कई ऐसे खेत है जहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर एक बार जल सिंचाई की जाती है तो वो जल बहुत दिनों तक जमा रह जाता है, जिसके कारण जो है मिट्टी की गुणवत्ता में, उसकी उर्वर शक्ति में कमी आती है, वो भी भूक्षरण का एक कारण बन जाता है। अतः हमें खेतों में जल निकास की व्यवस्था करके हमें भू संरक्षण करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है अंतिम जो उपाय है वैज्ञानिक तरीके से हम खेती करना है ना। अब जो है धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके को अपनाना चाहिए जिससे भू संरक्षण को मदद मिले।
है। तो इस तरह से भूमि संसाधन जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है और साथ ही साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, चैप्टर आज समाप्त होता है। इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप जो है लिंक को डाउनलोड करेंगे, आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।